नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेवेंट कुछ एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का अपलोड पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना ना भूलें। इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, हमारे इस मॉड्यूल का एजेंडा हो जाएगा, हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेवेंट, जिसमें हम प्रोडक्शन मैनेजर का इंट्रोडक्शन लेंगे, आखिर होता क्या है, उसके बाद में उनके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए क्या टिपिकल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए, प्रोडक्शन और उसके रिलेवेंट एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप किस तरह के सिचुएशन को, किस तरह के चैलेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि प्रोडक्शन मैनेजर के लिए टिपिकल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि क्या वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रैक्टिस की जाती है, और किसी भी प्रोडक्शन इंजीनियर या मैनेजर के लिए ये सब जानना सीखना जरूरी है, कंपनी के ग्रोथ के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। और इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि प्रोडक्शन के एरिया में अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, लेवल्स होते हैं, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इन सारे एस्पेक्ट को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजर जैसा कि नाम बता रहा है, प्रोडक्शन को मैनेज करने वाला, अगर ब्रॉड लेवल में बात करें तो दोस्तों किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्शन का मैनेजर होना जरूरी है। अब टिपिकली हम बात करते हैं एक प्रोडक्शन का मैनेजर, डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना लाइन है ना, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है। अब प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब जरूरी नहीं कि मैनेजर का ही डेजिग्नेशन हो। एक प्रोडक्शन मैनेजर जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन भी हो सकता है, जनरल मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर लेवल में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसके ऊपर में भी दोस्तों काफी बार डेजिग्नेशन में फर्क पड़ता है। तो हम जो जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ब्रॉड लेवल में बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर, यानी कि टेक्निकली अगर बात करें तो वो बंदा जो कि प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, एक सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रहा है, वो टेक्निकली प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, है ना। लेवल जो हो गया, डेजिग्नेशन जो हो गया, एक कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी वैरी करता है। प्रोडक्शन मैनेजर्स इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रन रिलायबली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, अगर ब्रॉड लेवल में बात करें, हालांकि हम आने वाले स्लाइड्स में प्रोडक्शन मैनेजर की जो टिपिकल रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको हम जानेंगे, लेकिन ब्रॉडली उसका काम होता है कि ओवरऑल देखना कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो रिलायबल है, एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली काम करें और कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए विदाउट एनी हर्डल्स। ठीक है ना। तो आइए अब जानते हैं कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर को प्ले करना होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर किसी भी तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा हो। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए प्रोडक्शन का प्लानिंग करना। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग, है ना, अब जनरली क्या होता है, हम पीडीसी अप्रोच के बारे में जानते हैं कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, यानी कि पहले किसी भी एक्टिविटीज को, किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो प्रोडक्शन के लिए भी सेम चीज अप्लाई करता है। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना, एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली जो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग जो होता है, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज का ही हिस्सा होता है। अब ये अलग भी हो सकता है या सेम फंक्शन में भी इंटीग्रेटेड हो सकता है, लेकिन होता ये प्रोडक्शन का ही हिस्सा है। तो प्रोडक्शन का प्लानिंग करना, यानी कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस में आपको फोरकास्ट करना, काफी सारे एस्पेक्ट को समझने के बाद में
और ये इनपुट जो होता है पीपीसी के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, ये टिपिकली आपको मार्केटिंग से मिलता है, कस्टमर से मिलता है, या मार्केट के फोरकास्ट को आपको समझते हुए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है एडवांस में कि इस मंथ में या इस साल में या मंथ में भी वीक वाइज कि हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, किस किस शिफ्ट में क्या बनाएंगे, कौन सा पार्ट कब बनाएंगे, किस सीक्वेंस में बनाएंगे, कितना उसका बैच साइज होना चाहिए, है ना, उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सारे जो हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और एक प्रोडक्शन मैनेजर को इन सब चीजों को समझना जरूरी होता है। अगर आप सीनियर लेवल में हैं जहां पर कि आप प्रोडक्शन हेड का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपने इन सब चीजों को समझना चाहिए। अगर आपके नीचे कोई जूनियर लेवल का बंदा है या आपके डिपार्टमेंट में कोई सब फंक्शन है जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहा है तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको ओवरसी नहीं कर पाएंगे और उसमें अगर कुछ गैप्स हैं तो आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोस्तों प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग आपने कर लिया, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, कब होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब उस प्लानिंग का आप एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी कि प्लान के बाद में आप डू करेंगे, है ना, पीडीसी हम जानते हैं। तो आपने प्लानिंग कर लिया था, अब आप डू पार्ट में आ गया, अब आप एग्जीक्यूशन करेंगे प्लानिंग का। तो एग्जीक्यूशन जब करेंगे तो उसका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग करना शायद कुछ हद तक आसान हो सकता है लेकिन एक्चुअल सिनारियो में काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, उनका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपको देखना होता है दोस्तों, कंट्रोल में आपको मशीनरी को कंट्रोल करना है, मैन पावर कंट्रोल करना है, ब्रेकडाउन अगर हो रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, पावर की अवेलेबिलिटी है, ब्रेक्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, इन सारे चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि आपने जो प्लानिंग किया है वो प्लानिंग एज पर टारगेट मीट करे। अगर आपका कंट्रोल मैकेनिज्म वीक रहेगा, प्लानिंग भी वीक रहेगी, तो कस्टमर के जो फोरकास्ट है, जो डिमांड है, आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे, आपके डिस्पैच में गैप होगा, कस्टमर का लाइन बंद पड़ सकता है, कस्टमर का सप्लाई बंद पड़ सकता है, कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है और उसके वजह से आपका शेयर ऑफ बिजनेस कस्टमर कम कर सकता है या ऑर्डर भी बंद कर सकता है। न्यू ऑर्डर आपको जो मिलने वाला है फ्यूचर में, कस्टमर आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन ऑर्डर्स को भी कैंसिल कर सकता है और आपके कंपटीटर को वो ऑर्डर जा सकता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्लानिंग करने के बाद में, और आपको इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन करने के दौरान में आपका इन्वेंट्री लेवल जो है कम से कम रहे, वर्क इन प्रोसेस जो कम रहे, वेस्टेज जो हो रही है वो कम से कम हो। थर्ड इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है प्रोडक्शन मैनेजर की क्वालिटी कंट्रोल। हालांकि दोस्तों काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस एक सेपरेट फंक्शन भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि टिपिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो एक्टिविटी होता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन फंक्शन के पास ही होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है उसको एक्चुअल में क्वालिटी एश्योरेंस का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल के वीडियो को जरूर चेक करें वीडियो गैलरी में। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल में हम टिपिकली हमारे जो प्रोडक्शन के प्रोसेस से रिलेवेंट जो कंट्रोल्स हैं हम उनको मैनेज करते हैं, हम सेटअप अप्रूवल करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए मेरे प्रोसेस के वेरिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस के स्पेशल कॉजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें एक्शन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन मेरा स्मूथ चले, मेरे प्रोडक्टिविटी के टारगेट को मैं मीट कर पाऊं, मेरे क्वालिटी के टारगेट को भी मैं मीट कर पाऊं। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजर काम सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, प्रोडक्शन के टारगेट को मीट करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी के टारगेट को भी मीट करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 100 पार्ट बना रहे हैं और बनाने के बाद में 10 पार्ट रिजेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली आपका पार्ट तो 90 ही बना है, 10 बना के फायदा क्या है जब वो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं, है ना। प्लस उसमें रिस्क भी रहता है कि कहीं वो डिफेक्टिव पार्ट जो है आप एक कस्टमर के पास में चला ना जाए, कस्टमर कंप्लेन ना जाए, फील्ड फेलियर ना जाए, वगैरह वगैरह। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। तो आपको हर तरीके से एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इंश्योर करना है कि जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उन सबको मीट करते हुए आप प्रोडक्शन करें। आपके जो लोग काम करने वाले हैं, ऑपरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं,
सारे रिलेवेंट कॉम्पिटेंसी लेवल को मीट कर रहे हैं और उनको रिलेवेंट एरियाज में अवेयरनेस भी है। तो अपने टीम की कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करना भी एक प्रोडक्शन मैनेजर का रोल होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोस्तों मेथड एनालिसिस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर को तरह तरह के मेथड्स को ट्राई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी कि अपने प्रोसेसेस में, वर्क प्रैक्टिसेस में लगातार इंप्रूवमेंट करना है, काइजन करना है, वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, वेस्ट को एलिमिनेट करना है और नए नए मेथड्स को आइडेंटिफाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। इसे हम मेथड एनालिसिस कहते हैं। मेथड्स ऑफ एनालिसिस आर कंसिडरेबली हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। दोस्तों आप मेथड्स ऑफ एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए आप एनालिसिस कीजिए कि क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं मेरे प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि मैं कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊं और मेरे जो वेस्ट हैं उसको मैं एलिमिनेट कर पाऊं या रिड्यूस कर पाऊं। तो दोस्तों ये जो वेस्ट होते हैं या टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, इनको जानने के लिए आप हमारे काइजन के वीडियो को जरूर चेक करें, जहां पर काइजन क्या होता है और टिपिकल टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है आपको जानने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 3M वीडियो को भी आप जरूर देख लें, जिसमें कि मुदा, मुरा और मुरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी में इंप्रूवमेंट होगा नहीं और मैनेजमेंट जो है वो डिससैटिस्फाइड भी होगी कि जो बंदा है प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन जो मेरी एफिशिएंसी थी, जो मेरी इफेक्टिवनेस थी, वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली एज ए गुड प्रोडक्शन मैनेजर आपको कंटिन्यूअसली नए नए बेंचमार्क क्रिएट करना है और कंटिन्यूअसली आपके टारगेट को अचीव करना है, सरपास करना है और नया टारगेट सेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल। दोस्तों हम जानते हैं कि इन्वेंट्री जो है एक काफी बड़ा बॉटलनेक होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, और हम जानते हैं कि इन्वेंट्री मतलब योर मनी इज ब्लॉक्ड, यानी कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है फंसा हुआ है, कैश फ्लो में आपको दिक्कत होगी, कंपनी को ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, तो कम इन्वेंट्री में आपको प्रोडक्शन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर साइज और आपको अपने इन्वेंट्री का मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, री ऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। और ये सिर्फ WIP के लिए नहीं, आपको रॉ मटेरियल स्टेज के लिए, फिनिश गुड स्टेज के लिए और कंज्यूमेबल मटेरियल्स के लिए भी डिसाइड करनी है, ताकि आपका इन्वेंट्री कम से कम हो और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों कि प्लांट का लेआउट को सेट करना। तो आइडियली दोस्तों अगर आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई नया प्लांट लगा रहे हैं या कोई नया सेल या नया लाइन लगा रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको लेआउट प्लानिंग करनी चाहिए कि मशीन का पोजीशनिंग क्या रहेगा, मटेरियल फ्लो कैसा रहेगा, मैन पावर कितने लगेंगे, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या लगेगा। इन सारी चीजों को आपको पहले ही स्टडी करना है। वैसे आपको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में भी, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में भी स्टडी करनी चाहिए। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्लांट का लेआउट कैसे बनाते हैं, मेरा मटेरियल का फ्लो कैसे हो रहा है और इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें काफी सारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने लेआउट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मटेरियल के फ्लो और मैन पावर के फ्लो को स्टडी करने के लिए, उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, कहीं अनवांटेड मोशन तो नहीं हो रहा है, कहीं पर आपको सुपरमार्केट बनाने की जरूरत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक सही तरीके का लेआउट आपके थ्रूपुट को इंप्रूव करता है, आपके अनवांटेड प्रोसेस के वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद मैक्सिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एट मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोस्तों अल्टीमेटली एक प्रोडक्शन मैनेजर का रोल होता है कि अपने प्रोसेस का, अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दें। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आइदर आप आउटपुट को बढ़ाइए, इनपुट को कम कीजिए, है ना, या आउटपुट को बढ़ाते हुए इनपुट को भी कम कीजिए, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट करे। और प्लांट का लेआउट जो होता है, मशीनों का लेआउट जो होता है, बाकी चीजें जो लीन एस्पेक्ट के हिसाब से स्टडी करके उसमें इंप्रूवमेंट करना एक प्रोडक्शन मैनेजर का इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोस्तों वर्क मेजरमेंट, यानी कि आपके जो एसोसिएट्स, आपके जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, क्या उनके कुछ टाइम वेस्ट हो रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए टाइम एंड मोशन स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। इफ ए वर्कर वर्क्स बिलो द लेवल फिक्स्ड बाय वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स, हिज परफॉर्मेंस मस्ट बी इंप्रूव्ड थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव्स। यानी कि दोस्तों ये एक तरीका है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके का इस्तेमाल करें, यानी कि आप अपने वर्कर को, अपने एसोसिएट्स को इंसेंटिव दे के उनको मोटिवेट करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनको फैसिलिटेट करें, उनके प्रोसेस में आप लो कॉस्ट ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जीरोका सिस्टम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्लस बाकी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्कर मोटिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वर्कर को मोटिवेट करें। या नेगेटिव इंसेंटिव, यानी कि अगर कहीं पर अगर आपको लगता है कि वर्कर कुछ बदमाशी कर रहे हैं जानबूझ के, तो उसके लिए भी आपको सूटेबल एक्शन लेना है ताकि अल्टीमेटली आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी बनी रहे। तो दोस्तों आइडियली मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको कैरोट एंड स्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जहां पर आपको जरूरत पड़ती है आप कैरोट दीजिए, यानी कि इंसेंटिव दीजिए, और जहां पर जरूरत पड़ती है स्टिक का इस्तेमाल करना, तो कहीं कहीं पर स्टिक का या डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर को इन सारे टेक्निक को मालूम होना चाहिए और बहुत ही सेंसिबली इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा टेक्निक कहां इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां के जो कल्चर है, आपके लोगों की मैच्योरिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल करना है, नहीं तो कोई IR प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की वो टिपिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। हालांकि प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है इसके अलावा काफी सारे और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। उसका काम होता है कि अल्टीमेटली मेरे ऑपरेशन से कॉस्ट को कम करना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे ऑपरेशन से कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, है ना, मैन पावर कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, कंज्यूमर कॉस्ट है, वगैरह वगैरह। काफी सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं मेरा विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्री बेंचमार्किंग कैसे बिहेव कर रहा है, कहां पर गैप्स हैं, मैं उनको आइडेंटिफाई करूं और वहां पर मैं प्रोजेक्ट लेके उसको इंप्रूवमेंट करूं। तो दोस्तों काफी बार इन सारे गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें हम लीन का प्रोजेक्ट या सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट लेते हैं, या कहीं पर जरूरत पड़ती है तो क्वालिटी सर्कल का प्रोजेक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, या काइजन भी लगा के आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट के तरीके होते हैं, इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को इन सारे कॉन्सेप्ट को मालूम होना चाहिए। वो डायरेक्टली लीड भी कर सकता है या अपने टीम को इन्वॉल्व करवा के वो इंप्रूवमेंट भी ड्राइव कर सकता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मालूम ही नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट कैसे करवाएंगे। दोस्तों इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजर को काफी बार यूनियन के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। काफी सारे कंपनियों में यूनियन भी होता है, तो उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे डिस्कशन करना, उनसे नेगोशिएट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काफी बार IR/ER की इश्यूज भी होते हैं, तो उसके लिए आपको HR या IR/ER जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में मिलते हुए आपको इन सारे सिचुएशंस को बहुत ही सेंसिबली हैंडल करना, ये भी कला आपको एज ए प्रोडक्शन मैनेजर मालूम होनी चाहिए। क्योंकि टिपिकली इंडस्ट्री में देखा गया है कि इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं, तो आपको बहुत ही सेंसिबली इनको आपको हैंडल करना है। तो पीपल मैनेजमेंट, सिचुएशन मैनेजमेंट, ये भी कला एक प्रोडक्शन मैनेजर को मालूम होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए क्या टिपिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन टिपिकली एक ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होता है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री है तो बहुत बढ़िया है, और वो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो अच्छा है। तो दोस्तों कुछ टिपिकल डिग्रीज हमने मेंशन किया हुआ है जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगेन वेरी करता है। आपका बिजनेस पे या बिजनेस मैनेजमेंट पे आपको कोई डिग्री हो सकता है, आपका केमिकल इंजीनियरिंग पे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह, है ना। काफी सारे डिग्रीज होते हैं। तो दोस्तों आपको रिलेवेंट डिग्रीज अगर हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल लाइफ में दोस्तों काफी सारे ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर देखे हैं जिनके पास में
जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उससे इररिलेवेंट भी डिग्रियां होती हैं और फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों डिग्री होना कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, हाँ, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करता है। इसके बाद में डिपेंड करता है कि आपके पास में कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या, आपके पास में कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है क्या, और आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो होते हैं वो हैं क्या। तो स्किल्स एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर को कौन कौन से चाहिए होते हैं इसको हम आगे में जानेंगे, लेकिन आपको यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास में रिलेवेंट कॉम्पिटेंसीज जिसमें कि क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है ये होना चाहिए। तो कम से कम एक डिग्री होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन काफी सारे मैनेजर आपको मिल जाएंगे इंडस्ट्री में जिनके पास में कुछ कम डिग्रियां भी होती हैं, कम लेवल की डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि दोस्तों इंडस्ट्री धीरे धीरे करके मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो आपके पास में जितना अच्छा डिग्री होगा, जितना अच्छा क्वालिफिकेशन होगा, आपके सक्सेस के चांसेस बेहतर होते हैं, इंक्लूडिंग कुछ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स आपके हों और आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो। तो आपको क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और स्किल्स मिला के जो आपकी कॉम्पिटेंसी बनती है, इससे आपके ग्रोथ के लिए चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्वालिफिकेशन के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जो एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर के पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स टू बी एबल टू रन एंड मॉनिटर द प्रोडक्शन प्रोसेस। चीजों को कैसे प्लानिंग करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। प्लानिंग का मतलब यह नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग कैसे करना है, मशीन को अगर ऑफर करना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए तो उसके लिए प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बीच में कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं दोस्तों जहां पर कि प्रोडक्शन मैनेजर को प्लानिंग करनी होती है और उस प्लानिंग का डिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट करना होता है। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल होता है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। द एबिलिटी टू एक्ट डिसिसिवली एंड सॉल्व स्टाफ और इक्विपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, तो उनमें प्रॉब्लम तो होगी, तो आपको पीपल मैनेजमेंट, उनके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और मशीन में जो इश्यूज वगैरह आती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए भी टेक्निकल स्किल्स, कुछ और स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स भी आपको होनी चाहिए। द कैपेसिटी टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट इजीली, आप में ये स्किल्स होनी चाहिए दोस्तों कि कोई नया कॉन्सेप्ट अगर निकल के आ रहा है इंडस्ट्री के लिए, आप कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, तो उसको आपको समझने में, ग्रास्प करने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री इवॉल्व करता है, बिजनेस इवॉल्व करती हैं, प्रैक्टिसेस इवॉल्व करती हैं, तो नई नई चीजें आएंगी तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मुझे नई नई चीजें सीखनी है। काफी लोगों में मैंने देखा दोस्तों, जब कोई भी नया टेक्निक, नया मेथोडोलॉजी या नया मशीन या नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसको उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। या काफी पुराने लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं और बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसा होने से नहीं चलेगा, तो आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। लिटरेसी टू डील विद वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोग्राम को समझने के लिए आपके पास में उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप उनको एक्सेप्ट करके, उनको अंडरस्टैंड करके आप उनको इंप्लीमेंट कर पाएं और करवा भी पाएं। अटेंशन टू डिटेल्स टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, जो प्रोसेस के जो डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट, उनको समझना ताकि आपका रिलेवेंट क्वालिटी लेवल जो है मेंटेन हो पाए। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड परस्यूसिवली विथ योर टीम, मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स। दोस्तों आपका कम्युनिकेशन काफी क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आप जो भी बोले साफ बोले और आपको ये मालूम होना चाहिए किससे बात कर रहा हूं मैं, ऑपरेटर से बात कर रहा हूं, इंजीनियर से बात कर रहा हूं, कस्टमर से बात कर रहा हूं, सप्लायर से बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर रहा हूं। आपको अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके के लोग से बात करनी पड़ेगी, तो आपको उस हिसाब से उनसे डील करना है, कम्युनिकेट करना है ताकि उनको समझ में आ जाए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आपका अच्छा होना चाहिए, उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स फॉर गेटिंग मटेरियल्स विद इन बजट एट द राइट टाइम। आपका नेगोशिएशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ मटेरियल के लिए ही नहीं, आपको एम्प्लॉय से नेगोशिएशन करना है, आपको यूनियन से नेगोशिएशन करना है, आपको दूसरे एजेंसी से नेगोशिएट करना है, तो आपका नेगोशिएशन स्किल भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड मोटिवेट अदर्स टू मीट डेडलाइंस। दोस्तों
प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरी तरह की इंडस्ट्री में काफी प्रेशर होता है, कस्टमर की डिमांड रहती है, मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, पावर कट हो रहा है, मशीन में ब्रेकडाउन होता है ना, तो काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो उन प्रेशर को झेलना और उस सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट करते हुए बाकियों को भी मोटिवेट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप भी फेल करेंगे और आपकी टीम भी फेल कर जाएगी। द एबिलिटी टू वर्क इन ए लॉजिकल सिस्टमैटिक मैनर, और दोस्तों हर कंडीशन में आपको लॉजिकल सोचना है, सिस्टमैटिक तरीके से सोचना है, सिस्टम को फॉलो करना है और चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हमने लिस्ट आउट किए हैं, ब्रॉड लेवल के हैं, जरूरी नहीं कि स्किल्स लेवल इतना ही रहे, इसके अलावा काफी सारे आपकी और भी स्किल्स हो सकती है, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स हो गया, डेटा को समझना, इंटरप्रिटेशन करना, ग्राफ्स क्या होता है, कोई ग्राफ लेके आपके पास में अगर आया तो आप उसको समझ पाए, इंटरप्रिटेशन कर पाए, है ना, उसके हिसाब से आप एनालिसिस एक्शंस को रेकमेंड कर पाए, वगैरह वगैरह। इस तरह के स्किल्स भी आपके पास में होनी चाहिए। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। इसके लिए काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स हैं, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है, 7 मैनेजमेंट टूल्स हैं, काफी सारे मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है, 8D है, PDCA है, A3 है, ट्रिज है, वगैरह वगैरह। इनको आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप इनके हिसाब से अपने आप को मोटिवेट कर पाए, अपनी टीम को गाइड कर पाए कि कहां पर किस तरीके से एनालाइज करना है और इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजर के लिए काफी सारी चीज चैलेंजिंग होता है, रास्ता इतना आसान भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। आपने सही तरीके से मैनेज किया, आपने अपने टीम को कॉम्पिटेंट बनाया हुआ है, आपने ठीक तरीके से उनको मोटिवेट किया है, ठीक तरीके से आपने प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है और आपने वर्क डेलीगेट किया हुआ है, तो आपकी लाइफ आसान होगी, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी होगी। छोटी छोटी कंपनी में दोस्तों क्या होता है, आपको मल्टीपल चीजों को मैनेज करना पड़ सकता है। जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सब फंक्शंस होते हैं, तो आपको वर्क डेलीगेट करना और उनसे काम निकलवाना आना चाहिए। काफी बार क्या होता है दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपने अच्छी तरीके से अपना स्किल डेवलपमेंट किया हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो कि इंप्रूवमेंट करवाने के लिए, जिनको कि टेक्निकल स्किल्स या प्रोसेस में, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है, वो अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, तो आप कंसल्टेंसी में भी हाथ आजमा सकते हैं। और दोस्तों टिपिकली प्रोडक्शन में काफी वेरिएशंस होते हैं और बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि मैन पावर की अनअवेलेबिलिटी, इसके भी काफी सारे सीजन्स देखे जाते हैं। टिपिकली जब फसल की कटाई या बुआई होती है, या होली दिवाली में, या छठ पूजा में, या कोई रीजनल फेस्टिवल में लोग काफी एब्सेंट होते हैं। काफी बार लोग बता के प्लान्ड वे में छुट्टियां लेते हैं, लेकिन बहुत जगहों में अनप्लान्ड छुट्टियां भी होती हैं। तो आपको उन सिचुएशंस को समझना, मैनेज करना, लोगों की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी और आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे। आपके पास में कंटीजेंसी प्लान भी होनी चाहिए कि अगर मैन पावर का स्ट्राइक हो गया या मैन पावर की अनअवेलेबिलिटी हो रही है, मशीन अगर ब्रेकडाउन में हो गया, आपका सप्लायर जो है मटेरियल टाइम पे दे नहीं रहा है, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे। तो इन तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और मैकेनिज्म होने चाहिए। दोस्तों काफी बार आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, आपको सप्लायर के पास में जाना पड़ सकता है, कस्टमर के पास में विजिट करना पड़ सकता है कुछ डिस्कशन करने के लिए, और बहुत बार मशीनों के, टूल्स के प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी आपको अपने सप्लायर के यहाँ पर, वेंडर के यहाँ पर जाना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग आपकी विद इन कंट्रीज में या अब्रॉड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह के सिचुएशंस एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर के लिए होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम वर्किंग आवर्स की। तो दोस्तों अब चूंकि प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं तो चैलेंजेस काफी हैं। एक टिपिकल प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियर कह लीजिए, प्रोडक्शन का वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, डिपेंड करता है कि कंपनी क्या है। तो 8 से 10 घंटे दोस्तों कहीं नहीं गए, है ना। बहुत ही मैंने कम कंपनियां देखी हैं जहां पर कि 8 घंटे के हिसाब से काम होती है कि टाइम पे आए, टाइम पे चले गए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको ओवरस्टे करना पड़े हमेशा, लेकिन काफी बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि आपको 8 घंटे जो कि नेचुरल वर्किंग आवर होता है
उससे बियॉन्ड में 10 घंटे 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। और दोस्तों आपका जो रोल रहता है ये शिफ्ट वर्क भी हो सकता है और आपको काफी बार छुट्टियों में भी आना पड़ सकता है। सैटरडे आना पड़ गया, संडे काम करना पड़ रहा है, होली दिवाली में भी काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह के टिपिकल सिनेरियोज रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर के डिमांड क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशन क्या है, वगैरह वगैरह, आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, मशीन की अवेलेबिलिटी क्या है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों, इसके हिसाब से आपके वर्किंग आवर्स बनते हैं, है ना। तो बहुत ही मैंने कम देखा है कि प्रोडक्शन मैनेजर टाइम से आता हो और पंच करके टाइम से जाता हो। अक्सर उनको स्ट्रेच करना पड़ता है अपने आप को। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और कोशिश कीजिए कि जो भी वेरिएशंस आपके प्रोसेस में हैं, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि अल्टीमेटली आप और आपके टीम मेंबर टाइम से आए और टाइम से जाएं। अननेसेसरी लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रेच वर्किंग नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पर हो रहा है इसका मतलब आपका कंट्रोल सही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभार हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए। आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को आपको बैलेंस करना है। आपको फैमिली को भी टाइम देना है और अपने ऑफिस को भी टाइम देना जरूरी है। तो जो भी इश्यूज हैं अपने बॉसेस के साथ में बैठ जाइए, अपने टीम के साथ में बैठिए और उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके आप उस पर एक्शन लीजिए, ताकि किसी को भी स्ट्रेच्ड आवर काम ना करना पड़े। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों अगर आप एंट्री लेवल में आप जॉब कर रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप एक मैनेजर लेवल में या सीनियर लेवल में जा रहे हैं तो आपको रिलेवेंट इंडस्ट्री का, रिलेवेंट प्रोडक्शन प्रोसेस का आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस हैं, आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। कुछ दोस्तों क्वालिफिकेशन से आ जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से। कुछ आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेज भी करनी पड़ सकती हैं। तो अगर जरूरत पड़ता है दोस्तों तो कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज कर ले, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि जो भी रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस, लर्निंग या प्रैक्टिसेस सीखनी है आप उनको सीखें, ताकि आप अपने कॉम्पिटेंसी को बढ़ा पाएं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएं और अपने कैरियर को ग्रो कर पाएं। तो दोस्तों काफी बार मैंने देखा है कि अनरिलेटेड डिग्री होने के बावजूद भी काफी लोग सक्सेसफुल होते हैं। इनफैक्ट मैंने पूना में एक बिजनेसमैन को, जो कि बिजनेस चला रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जिसने कि बी फार्मा किया हुआ है और वो अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है और बिजनेस को ग्रो भी कर रहा है। तो दोस्तों काफी बार क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड रहता है, आपका जो एक्सपीरियंस रहता है और आपका इंप्रूवमेंट की तरफ जो अप्रोच रहता है, वो आपके क्वालिफिकेशन को सुपरसीड करता है। यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सीखने की कोई समय नहीं होते दोस्तों, आप कभी भी कोर्सेज कर सकते हैं। पार्ट टाइम कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए और एक्सपोजर लेते रहिए, आपका ग्रोथ बना रहेगा। तो दोस्तों काफी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्ट टाइम कोर्सेज भी करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं। आप उन कोर्सेज को लेके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर को बिजनेस की समझ होनी चाहिए, फाइनेंस की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अगर बिजनेस को नहीं समझेगा, सिर्फ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो नहीं चलेगा। टेक्नो कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों अल्टीमेटली आप बिजनेस चला रहे हैं, तो किसी भी कंपनी को चलाने का पर्पस होता है पैसे कमाना। अगर मैं क्रूड भाषा में बात करूं तो आपको अगर बिजनेस की समझ नहीं है, अगर आपको मनी का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, तो आप अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर भी नहीं बन पाएंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस के प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस, जो किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए उन रिलेवेंट प्रैक्टिसेस की मेथोडोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। तो दोस्तों कंपनी में मैनेजमेंट सिस्टम काफी सारे तरह के होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि क्वालिटी को मैनेज किया जाता है, प्रोडक्ट की सर्विसेज की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपके इन्वायरमेंटल, उसके रिलेवेंट एस्पेक्ट और इंपैक्ट को मैनेज किया जाता है। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेवेंट, सेफ्टी से रिलेवेंट सिस्टम को मैनेज किया जाता है। तो कंपनी में अगर सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इनको इंप्लीमेंट करवाऊं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर आप अनसिस्टमैटिक कंपनी हैं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी।
तो सिस्टम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है आपके प्रोसेस के गैप्स को, वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल, टेक्निक, मेथोडोलॉजी को आपको मालूम होना ही चाहिए। सिक्स सिग्मा काफी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है दोस्तों, प्रोसेस में लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए, वेरिएशन को रिडक्शन करने के लिए, जहां पर कि येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट लेवल के कोर्सेज होते हैं। अगर आप बहुत सीनियर लेवल में हैं तो आप चैंपियन कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंडर में ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट काम करेंगे और आप उनसे प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो आपको चैंपियन या स्पॉन्सर का कोर्स करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज हैं, ये भी काफी इंडस्ट्रीज प्रैक्टिस करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज प्रैक्टिस करती है, तो आपको इसको भी मालूम होना चाहिए। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है, टूल है इंप्रूवमेंट करने के लिए, जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा माना जाता है ना। तो दोस्तों आपको इसको भी मालूम होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या WCM ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों, इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको इसको भी मालूम होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, जिसमें काफी सारे मॉडल्स है दोस्तों, EFQM, माल्कम बाल्डरी, डेमिंग वगैरह वगैरह। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग मॉडल्स को प्रैक्टिस करती है, फॉलो करती है, तो आपको इनकी भी समझ होनी चाहिए। और दोस्तों ऑपरेशनल एक्सीलेंस के भी काफी सारे मॉडल्स हैं, तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ग्रुप कंपनी अगर इनको प्रैक्टिस कर रही है तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो अगर आपको ये मालूम है कॉन्सेप्ट, तो आप अपने टीम को इन्वॉल्व करवा के इन कॉन्सेप्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ताकि आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी बने रहे, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े और आप एक अल्टीमेटली सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन बन के निकले। अब बात करते हैं दोस्तों हम एम्प्लॉयर्स के बारे में। अब चूंकि आप प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं या बनना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा हो, आपका एम्प्लॉयर बन सकता है। दोस्तों तरह तरह के इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट रखते हैं। एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग की काफी सारे कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर गुड्स है, फूड प्रोसेसिंग है, हेवी इंजीनियरिंग है जहां पर कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्रेसर्स बनते हैं वगैरह वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स हैं, प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल्स हैं, काफी सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर कि प्रोडक्शन मैनेजर की, प्रोडक्शन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। बशर्ते आपको उसका रिलेवेंट एक्सपोजर हो तो आप उस इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं। वैसे काफी जगहों मैंने देखा है कि एक इंडस्ट्री का बंदा दूसरे इंडस्ट्री में भी जाके सक्सेसफुल होता है। उसकी अगर सीखने की इच्छा हो, कुछ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हो, तो वहां पर भी वो सक्सेसफुल बनता है। दोस्तों अगर हम स्कोप की बात करें तो प्रोडक्शन में काफी सारे तरह के प्रोडक्शंस होते हैं और आपको उसी तरह से अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। काफी सारी कंपनियां जो रहती हैं जॉबिंग प्रोडक्शन करते हैं, जहां पर कि छोटे छोटे पार्ट्स कम कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जॉब वर्क करते हैं। काफी सारे जगहों में दोस्तों मास प्रोडक्शन, मास मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पर कि एक डेडिकेटेड लाइन होता है, डेडिकेटेड मशीन होते हैं जो कि एक ही तरह के पार्ट, एक ही तरह के प्रोसेस लगातार करते रहते हैं। कुछ जगहों में दोस्तों प्रोसेस प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पर कि केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि प्लेटिंग हो गया, पेंटिंग ऑपरेशंस हो गया। इस तरह के इंडस्ट्रीज भी होते हैं जहां पर कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैच प्रोडक्शन सिस्टम भी होता है जहां पर कि मास प्रोडक्शन या जॉबिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिंगल पेज फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन को बैचेस में बनाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है दोस्तों, तो अकॉर्डिंगली आपको स्कोप मिलता है काम करने के लिए, आप सिलेक्शन कर सकते हैं उनका और अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लास्ट में बात करते हैं जो कि काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सैलरी। तो दोस्तों सैलरी में जो मैं बात करने वाला हूं ये बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, काफी डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। सेम इंडस्ट्री में भी अलग अलग कंपनियों में भी काफी वेरिएशन देखा जाता है। अगर आप एंट्री लेवल में हैं, अगर आपने जस्ट किसी कंपनी में एंट्री लिया हुआ है, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं या डिग्री होल्डर इंजीनियर हैं या किसी तरह का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो एंट्री लेवल में दोस्तों 10-12 हजार, 20 हजार, 15 हजार तक आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, क्वालिफिकेशन तो होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, उतने कॉम्पिटेंट होते नहीं है, उनको नॉलेज बेस भी काफी वीक होता है। तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री में देखा है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, तो काफी सारे लोग तो कैजुअल के रूप में
टेम्परेरी रोल में भी काम करते हैं, तो उनको तो दोस्तों 8-10 हजार ही मिलता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पास आउट किया हुआ है, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, कितना आपको सब्जेक्ट पे कमांड है, क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, क्या कुछ आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया हुआ है ना। इस पर भी बहुत डिपेंड करता है किस तरह का आपने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हुआ है, कंपनी कितना बड़ा है, छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, उनका टर्नओवर क्या है, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे दोस्तों सैलरी डिपेंड करती है। तो शुरुआत में दोस्तों 10 से 20 हजार तक का सैलरी मान लीजिए एंट्री लेवल में। अगर आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया है, ठीक ठाक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप 4 से 5 लाख का सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी पर एनम, आप मान लीजिए आपको सैलरी मिल जाएगी। अगेन ये वेरी कर सकता है काफी सारे फैक्टर्स पे। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट के रोल में आप पहुंच गए हैं दोस्तों, 10-20 लाख का सैलरी मिल जाएगा। अगेन ये वेरी करता है, काफी सारे सीनियर मैनेजमेंट के रोल में मैंने देखा है उनको काफी ज्यादा सैलरी भी मिलती है, 50-60 लाख का सैलरी भी हो सकता है, जहां पर कि आप प्रोडक्शन हेड या आप मल्टीपल लाइंस के प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं। अगर टर्नओवर ज्यादा है, ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है, स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है, तो आपकी सैलरी हायर भी हो सकती है। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स हैं, आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, तो भी आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे। हम जो यहाँ पर बता रहे हैं ये बहुत ही ब्रॉड लेवल के फिगर्स बता रहे हैं, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है ना। शुरुआत में आपका 8-10 हजार से लेके शुरुआत में आपको 20 हजार भी मिल सकता है। कुछ जगह में अगर आपने अच्छे कॉलेज से डिग्री लिया हुआ है तो आपको एंट्री में भी 4-5 लाख का पैकेज मिल सकता है। और काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि सीनियर लेवल में जाने के बाद भी 8-10 लाख का पैकेज में कंटिन्यू करते हैं। उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन सैलरी उनकी 8-10 लाख में ही टिका हुआ है। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए कितने कमिटेड हैं, आप अपने आप को कितना डेवलप करते हैं, आपका कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, टीम मैनेजमेंट स्किल्स कितना बढ़िया है, आपके क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। दोस्तों आपके प्रोफेशनल करियर को और पर्सनल ग्रोथ में अगर क्वालिटी हब इंडिया किसी तरह से हेल्प कर पाए तो हम बहुत खुश होंगे। उसके लिए दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट भी जरूर उठा सकते हैं। काफी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में दोस्तों आप घर बैठे सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको घर बैठे मिल जाएगा। डिटेल्स में दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमारा वेबसाइट qualityhubindia.com पे विजिट करें। वहां पर कोर्सेज सेक्शन में चले जाइए, आपको हमारे सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। या आप चाहें तो डायरेक्टली courses.qualityhubindia.com में चले जाइए, वहां पर आपको सारे कोर्सेज हमारे नजर आ जाएंगे। आप ऑनलाइन कोर्सेज को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स स्टडी को भी शुरू कर सकते हैं। टेस्ट आपका ऑनलाइन हो जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे कुरियर से मिल जाएगा। प्रोग्राम के दौरान में आप अगर कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हम उनको भी रिजॉल्व करते हैं और हमारे कोर्सेज में हम काफी सारे एग्जांपल्स और इंडस्ट्री के रिलेवेंट केस स्टडीज का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिले और आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।